हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। बच्चों, पिछले 2 लेक्चर्स में हमने पढ़ा था हाउ टू कैलकुलेट द लार्ज डिस्टेंसेस। ठीक है, तो हमने कई मेथड्स पढ़े थे, जैसे इको मेथड हो गया, लेज़र हो गया, रडार, सोनार एंड पैरालैक्स मेथड। ठीक है, तो आज बच्चों हम इस तरह का मेथड पढ़ेंगे जिससे हम बहुत छोटे डिस्टेंसेस कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, ये भी हमारा इनडायरेक्ट मेथड्स में आता है बच्चों। तो हमारा मेथड है एवोगैड्रोस मेथड। ठीक है, तो एवोगैड्रोस मेथड से बच्चों हम 10⁻⁻10 मीटर तक के डिस्टेंसेस कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, और हमें ये भी पता है बच्चों, साइज ऑफ एटम वो किस रेंज में आता है, दैट इज ऑल्सो इन द रेंज ऑफ 10⁻10 मीटर। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ एवोगैड्रो मेथड से हम साइज ऑफ एटम फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, अगर बच्चों एटम की बात करें, एटम क्या है? एटम एक सफेरिकल बॉल की तरह है। ठीक है, एटम की शेप बच्चों किस तरह की होती है? एक सफियर की तरह होती है। तो सफियर का सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर क्या है बच्चों? उसका रेडियस। तो अगर हम एवोगैड्रो मेथड से उसका रेडियस फाइंड आउट कर लें बच्चों, तो हम उसका सरफेस एरिया भी कैलकुलेट कर सकते हैं, उसका वॉल्यूम भी कैलकुलेट कर सकते हैं। मतलब हम एटम्स की काफ़ी प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम देखेंगे बच्चों एवोगैड्रोस मेथड से हम डिस्टेंसेस कैसे फाइंड आउट करते हैं, मतलब रेडियस ऑफ एटम कैसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो इसके लिए बच्चों हम क्या करेंगे, एक प्रॉपर्टी को यूज़ करेंगे, एक हाइपोथेसिस लेंगे विच इज कॉल्ड एज एवोगैड्रोस हाइपोथेसिस। ये एवोगैड्रो हाइपोथेसिस बच्चों हमें क्या बताता है? पहले मैं इसकी डेफिनेशन लिखता हूं, फिर मैं इसके बारे में एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू, आप इसको नोट कर लो अपनी कॉपी में, अकॉर्डिंग टू दिस hypothesis, the actual volume occupied by the atoms is 2/3 of the total volume available। क्लियर? तो इसका मतलब बच्चों क्या है, हम एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। जैसे बच्चों हमारे पास कोई मटेरियल है, ठीक है, उस मटेरियल के अंदर हमारे पास वो मटेरियल है किस फॉर्म में बच्चों? सॉलिड स्टेट की फॉर्म में है। हमें पता है बच्चों सॉलिड स्टेट की फॉर्म में एटम्स एक दूसरे के बहुत क्लोज होते हैं। मतलब एटम्स की कौन सी पैकिंग होती है बच्चों? क्लोज पैकिंग होती है। अगर एटम्स एक दूसरे के बहुत क्लोज होते हैं बच्चों, तो हमारे पास कुछ इस तरह की स्ट्रक्चर होगी। आपने केमिस्ट्री में भी देखा होगा। ठीक है, मैं कुछ इस तरह की रफ डायग्राम बना लेता हूँ। ठीक है, सपोज बच्चों ये हमारे पास कोई सैंपल है, किस फॉर्म में है वो? सॉलिड फॉर्म में। ठीक है, और ये मेरे पास क्या है? सफेरिकल। दीज आर द एटम्स। ठीक है, मैं इनको शेड कर देता हूं। ठीक है, ठीक है, अगर बच्चों इसको हम 3 डायमेंशन में समझें, तो आप क्या करो, एक मिठाई का बॉक्स ले लो, जैसे हमारे पास वो दुकान से आता है मिठाई का बॉक्स, दैट इज ऑफ 1 kg। ठीक है, उस बॉक्स के अंदर बच्चों हम कुछ सफेरिकल बॉल्स रख दें, जैसे सपोज हम लड्डू रख दें, तो क्या जब हम लड्डू उस बॉक्स के अंदर रखेंगे, क्या वो सारी स्पेस को फिल कर देंगे? नहीं। अगर तो बच्चों हम बॉक्स के अंदर बर्फ़ी रखें, वो चोर्स पीस वाली बर्फ़ी रखें, ठीक है, उस बर्फ़ी ने तो उसको सभी स्पेस को फिल कर देना है। ठीक है, उसकी शेप उस तरह की है। बट अगर बच्चों हम इस तरह की सफेरिकल बॉल्स उसके अंदर रखेंगे, तो कुछ स्पेस फिल हो जाएगी और कुछ स्पेस हमारी एम्प्टी रह जाएगी। ठीक है, जहां जहां पे बच्चों मैंने एटम्स दिखाए हुए हैं, वो वाली जगह तो क्या होगी? हमारी फिल होगी। दिस इज व्हाट? दिस इज फिल्ड स्पेस। ठीक है, और यहाँ पे
ये 4 एटम्स के बीच की जगह या फिर ये वाली जगह, ये बच्चों हमारी क्या है, दिस इज एम्प्टी स्पेस। तो हमारे पास बच्चों 2 तरह की स्पेस दिख रही है इस बॉक्स के अंदर। जहां जहां एटम्स हैं वहां की स्पेस तो बच्चों फिल होगी। किसने फिल कर दी, एटम्स ने फिल कर दी। और एटम्स के बीच की जो जगह है उसको बच्चों हम बोलते हैं एम्प्टी स्पेस। ठीक है, तो एवोगाड्रो ने क्या बताया हमें, अकॉर्डिंग टू दिस हाइपोथेसिस द एक्चुअल वॉल्यूम ऑक्युपाइड, मतलब जो एक्चुअल में स्पेस फिल्ड है उसकी बात कर रहा है। मतलब जो फिल्ड स्पेस है वो क्या है, occupied by the atoms is 2/3 of the total space available, total volume available। ठीक है, अगर बच्चों मैं इस मटेरियल का मास m सपोज कर लूं और इसका वॉल्यूम में कैपिटल V सपोज कर लूं, ठीक है, तो इसका मतलब टोटल वॉल्यूम जो अवेलेबल है बच्चों वो कितना है, दैट इज कैपिटल B। ठीक है, कैपिटल V तो बच्चों ये बॉक्स का वॉल्यूम हो गया। ठीक है, जो बॉक्स हमने खरीदा है उसका वॉल्यूम हो गया। बट क्या उस वॉल्यूम की सारी स्पेस फिल्ड है, उस बॉक्स की सारी स्पेस फिल्ड है? नहीं। जहाँ जहाँ एटम्स हैं वो स्पेस फिल्ड है, जहाँ जहाँ एटम्स के बीच की जगह है वो जगह हमारे पास एम्प्टी है। ठीक है, तो इस जगह को बच्चों हम बोलते हैं एक्चुअल स्पेस फिल्ड। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू Avogadro's hypothesis, क्या लिखेंगे बच्चों, एक्चुअल वॉल्यूम फिल्ड इज व्हाट, 2/3 ऑफ क्या, टोटल वॉल्यूम अवेलेबल। ठीक है, तो इस प्रॉपर्टी को, इक्वेशन नंबर 1 को बच्चों हम यूज करेंगे अपने आर्टिकल में। दिस स्टेटमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब जो एक्चुअल स्पेस है फिल्ड बाय द एटम्स वो टोटल स्पेस का 2/3 है। ठीक है, अगर मैं इस एग्जांपल की बात करूं, अगर मेरे पास ये वॉल्यूम V है, टोटल वॉल्यूम ऑफ द सैंपल, और अगर एक जो एटम का जितना वॉल्यूम है उसको मैं 6 से मल्टीप्लाई कर दूं, क्योंकि मैंने यहाँ पे कितने एटम्स दिखाए हुए हैं बच्चों, 6 एटम दिखाए हुए हैं, तो एक्चुअल फील्ड स्पेस कितनी है बच्चों, 6 इंटू वॉल्यूम ऑफ 1 एटम। क्लियर? और टोटल स्पेस कितनी दिखाई है मैंने, कैपिटल V। तो अकॉर्डिंग टू दिस हाइपोथेसिस दिस फील्ड स्पेस इज 2/3 ऑफ द टोटल वॉल्यूम अवेलेबल। ठीक है, तो हम बच्चों इस मेथडोलॉजी को यूज करके रेडियस ऑफ एटम कैसे फाइंड आउट करेंगे, हमें ये देखना है। ठीक है बच्चों, तो हमने क्या ले लिया, मास ऑफ सैंपल कितना ले लिया बच्चों, दैट इज m। मैंने लिख दिया, हमने ये सैंपल ले लिया और उसका मास कितना ले लिया, m। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सैंपल कितना है बच्चों, दैट इज कैपिटल V, ये भी मैंने लिख दिया। अगर हमें मास भी पता है, वॉल्यूम भी पता है, तो हम उससे डेंसिटी ऑफ द सैंपल भी फाइंड आउट कर सकते हैं। डेंसिटी ऑफ सैंपल क्या होगी बच्चों, वो डेंसिटी का फॉर्मूलेशन क्या होता है हमारे पास, मास ओवर वॉल्यूम। मास है बच्चों हमारा m, वॉल्यूम हमारा है V, तो डेंसिटी हमारी सैंपल की क्या होगी, मास ओवर वॉल्यूम। और डेंसिटी को बच्चों हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, और रो से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास मास m था, वॉल्यूम V था, तो हमारी डेंसिटी रो कितनी होगी बच्चों, मास बाय वॉल्यूम। ठीक है, अब हम यूज करेंगे बच्चों मोल कंसेप्ट। अकॉर्डिंग टू मोल कॉन्सेप्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज बच्चों हम यूज करेंगे यहाँ पे। ये जो स्ट्रक्चर है, ये सैंपल है बच्चों, ये किसी ना किसी चीज का तो बना होगा। ठीक है, उस मटेरियल का कैपिटल M क्या बच्चों हम ले लें, दैट इज द एटॉमिक मास। हमने कैपिटल M क्या बच्चों ले लिया, एटॉमिक मास ऑफ द मटेरियल। ठीक है,
अगर बच्चों कैपिटल M हमारे पास क्या है, एटॉमिक मास ऑफ द सैंपल मटेरियल, हमें ये पता होगा बच्चों, जैसे हमारे पास कार्बन है, कार्बन का बच्चों हमारे पास एटॉमिक मास कितना होता है, दैट इज 12 ग्राम। अगर 6C12 है तो उसका मास कितना होगा बच्चों, 12 ग्राम। ठीक है, तो अगर हम किसी और एटम की बात कर रहे हैं, जैसे हम हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं, तो हमारे पास 1H1 होगा, बट हाइड्रोजन इन द फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता है। ठीक है, अगर हम किसी और चीज़ ले लें तो उसी तरह से हमें पीरियोडिक टेबल में उनके एटॉमिक मास के बारे में बच्चों पता होता है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, हमें बच्चों यहाँ पे मोल कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है। मोल कॉन्सेप्ट बच्चों हमने फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ा था। मोल कॉन्सेप्ट हमें क्या कहता है, अगर हमारे पास कोई मटेरियल है दैट इज इन द एटॉमिक फॉर्म, तो अगर हम उस मटेरियल की कुछ अमाउंट ले लें, वो कितनी अमाउंट लेनी है, जितना उसका एटॉमिक मास है। ठीक है, एक मटेरियल लिया जितना उसका एटॉमिक मास है, जैसे इस मटेरियल का एटॉमिक मास बच्चों कैपिटल M है, तो अगर हम इस मटेरियल का कैपिटल M ग्राम ले लें तो उसमें कितने एटम्स होंगे, एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम्स होंगे। ठीक है, जैसे मैं सिंपल सी बात बताता हूं बच्चों, अगर हम बात करें, मैं अभी एग्जांपल दे रहा हूं आपको, अगर हम 6C12 की बात करें, 6C12 के केस में हमारे पास मास कितना है बच्चों, 12 ग्राम, एटॉमिक मास कितना है 12 ग्राम। तो अगर हम 12 ग्राम कार्बन लेंगे तो उसमें कितने एटम्स होंगे बच्चों, 6.023 इंटू 10⁻23 एटम्स होंगे। ठीक है, और इस पर्टिकुलर क्वांटिटी को बच्चों हम क्या बोलते हैं, एवोगैड्रोस नंबर। मैं लिख देता हूं, दिस इज व्हाट, कैपिटल N विच इज 6.023 इंटू 10⁻23 एटम्स। ठीक है, तो इसका मतलब बच्चों ये हुआ, किसी भी मटेरियल का जितना उसका एटॉमिक मास है, अगर हम उतना सब्सटेंस ऑफ दैट मटेरियल ले लें तो उसमें कितने एटम्स होंगे उसके, 6.023 इंटू 10⁻23। ठीक है, तो अब हम देखते हैं बच्चों कैसे करना है। हमारे पास जो मटेरियल है बच्चों उसका एटॉमिक मास कितना है, कैपिटल M ग्राम। अकॉर्डिंग टू मोल कंसेप्ट, M ग्राम ऑफ substance contains कितने एटम बच्चों, कैपिटल M एटम्स बच्चों। तो M ग्राम ऑफ सब्सटेंस में बच्चों हमारे पास कितने एटम्स हैं, कैपिटल N ग्राम एटम्स हैं। एक्चुअली ये हम क्यों कर रहे हैं, हमें फाइंड आउट करना है एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ एटम्स। ठीक है, जैसे मैं इस पिक्चर में मैंने आपको बताया, एक्चुअल वॉल्यूम फील्ड क्या होगा बच्चों, जितने हमारे पास नंबर ऑफ एटम्स हैं इनटू 1 एटम का वॉल्यूम। ठीक है, अगर ये तो मैंने चलो 6 एटम्स जस्ट फॉर द रिप्रेजेंटेशन ले लिया। ठीक है, हमारे पास इस मटेरियल का कितना मास है, M ग्राम है, वॉल्यूम कितना है, V वॉल्यूम है। अगर M ग्राम ऑफ सब्सटेंस में मैं नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट कर लूँ और एक जो एटम है उसका रेडियस R लेके उसका वॉल्यूम कितना बन जाएगा, 4/3πr³। अगर मेरा टारगेट ये है कि मैं N ग्राम ऑफ मटेरियल में कितने नंबर्स ऑफ एटम्स फाइंड आउट कर लूँ, तो उसको मैं 1 एटम के वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करके टोटल फील्ड स्पेस फाइंड आउट कर लूँगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे बच्चों, इस M ग्राम ऑफ सब्सटेंस में कितने हमारे पास नंबर ऑफ एटम्स हैं, दैट वी हैव टू फाइंड आउट। क्लियर, सो M ग्राम ऑफ सब्सटेंस में कितने होंगे बच्चों एटम्स, कैपिटल N होंगे, मतलब एवोगैड्रो नंबर जितने होंगे। ये आपने नोट कर दिया, मैं डायरेक्ट यूज करूंगा, इसको साफ कर देता हूं यहां से। तो 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस में बच्चों कितने होंगे, N/M एटम्स। बट हमारे पास स्पेस कितना है बच्चों, हमारे पास मास कितना अवेलेबल है, दैट इज M ग्राम। ठीक है, तो स्मॉल m ग्राम ऑफ substance contains how many atoms, capital M by M into छोटी m, these number of atoms। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ स्मॉल m ग्राम ऑफ दिस सब्सटेंस कंटेन्स
दिस मच अमाउंट ऑफ नंबर ऑफ एटम्स। ठीक है, तो अब बच्चों हम क्या करेंगे, एक्चुअल फिल्ड जो स्पेस है वो फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, एक्चुअल फिल्ड स्पेस कैसे आएगी, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। एक्चुअल फिल्ड स्पेस is how much, that is equal to actual number of atoms into volume of one atom। ठीक है बच्चों, तो एक्चुअल फील्ड स्पेस हमें फाइंड आउट करनी है, दैट इज व्हाट, एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स इनटू वॉल्यूम ऑफ वन एटम। ठीक है, ये एटम है बच्चों, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ सफियर। तो इस सफियर का अगर मैं रेडियस r सपोज कर लूं, तो सफियर का वॉल्यूम बच्चों कितना होता है, 4/3 पाई r क्यूब। ठीक है, तो एक्चुअल फील्ड स्पेस हम इजीली फाइंड आउट कर लेंगे। एक्चुअल स्पेस फील्ड, आप इसको बच्चों वॉल्यूम भी लिख सकते हो। ठीक है, कई बार बुक्स वाले वॉल्यूम लिख देते हैं, तो इसमें कोई फर्क नहीं है। सो नंबर ऑफ एटम्स बच्चों हमने कितने हैं, हमने ऑलरेडी फाइंड आउट कर लिया, दैट इज कैपिटल M बाई M इंटू स्मॉल m। ठीक है, और एक एटम का वॉल्यूम कितना है बच्चों, 4/3 पाई r क्यूब। तो ये बच्चों हमारा क्या आ गया, दिस इज व्हाट, दिस इज द एक्चुअल फील्ड स्पेस। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम बच्चों क्या अप्लाई कर देंगे, अकॉर्डिंग टू एवोगैड्रोस हाइपोथेसिस। ठीक है, अभी हमने क्या लिखा था, एक्चुअल वॉल्यूम, एक्चुअल वॉल्यूम दैट इज 2/3 ऑफ टोटल वॉल्यूम। ठीक है, एक्चुअल वॉल्यूम बच्चों हमारा ये वाला है, कैपिटल N बाई कैपिटल M इंटू स्मॉल m इंटू 4/3 पाई r क्यूब। ठीक है, इज इक्वल टू 2/3 ऑफ टोटल वॉल्यूम। टोटल वॉल्यूम बच्चों हमने उसका कितना लिए, कैपिटल V, तो यहाँ पे कैपिटल V रख देंगे। ठीक है, इसके बाद बच्चों हम इसको सॉल्व करते हैं। ये देखो 3 से 3 बच्चों कैंसिल हो गया, ये 2 4 से कैंसिल हो गया, यहाँ पे 2 आ गया। तो हमारे पास हमने फाइंड आउट बच्चों क्या करना है, रेडियस फाइंड आउट करना है एटम का। तो r क्यूब को इस साइड पे रख लेंगे, बाकी सारे टर्म्स को दूसरी साइड पे ले जाएंगे। ठीक है, नीचे m है बच्चों, वो v से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या बनेगा, mv डिवाइडेड बाई, एक हमारे पास 2 है, एक बड़ी n छोटी m एंड दिस इज पाई। क्लियर, 2 बच्चों हमने नीचे लिख दिया। ठीक है, r क्यूब को हमने इस साइड पे ही रख लिया। ठीक है, तो अब बच्चों दिस इज व्हाट, हमने फाइंड आउट करना है रेडियस ऑफ एटम। तो 1 क्या कितना बच्चों, दैट इज mv 2 पाई n m रेज़ टू पावर 1/3। ठीक है, कैपिटल M बच्चों क्या है, मटेरियल जो हमें दिया हुआ है उसका एटॉमिक मास। कैपिटल V बच्चों जो हमें मटेरियल दिया है उस सैंपल का वॉल्यूम। 2 कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, एवोगाड्रो नंबर कांस्टेंट है। स्मॉल m बच्चों जो हमें सब्सटेंस दिया हुआ है उसका मास है। ठीक है, और हमने ऑलरेडी लिख के रखा है मास बाय वॉल्यूम बच्चों क्या होता है, दैट इज रो। तो हम यहाँ पे उसकी वैल्यू भी लिख सकते हैं। देन द फॉर्मुलेशन इज ऑल्सो इक्वल टू, इसको बच्चों m/v को हम क्या रख लेंगे, दैट इज रो। तो बन क्या जाएगा, कैपिटल M डिवाइडेड बाय 2 पाई n रो रेज़ टू पावर 1/3। ठीक है, तो इस तरह बच्चों हम रेडियस ऑफ एटम फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं लिख देता हूं बच्चों, कैपिटल M यहाँ पे हमारा क्या है, एटॉमिक मास। ठीक है, पाई कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट है, और कैपिटल N हमारा क्या है बच्चों, दैट इज दी एवोगाड्रोस नंबर एंड इट्स वैल्यू इज हाउ मच, 6.023 10⁻23। ठीक है, तो बच्चों अगर हमें मटेरियल की डेंसिटी दे दी उन्होंने,
या फिर मास और वॉल्यूम दे दिया तो हम उस एटम का रेडियस बहुत इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके बाद बच्चों हमारे पास एक और आर्टिकल है साइज ऑफ ऑलिक एसिड, तो दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, उसको डिस्कस करते हैं। हाँ जी बच्चों, अभी हमने पढ़ा हाउ टू फाइंड आउट द साइज ऑफ एन एटम बाय यूजिंग एवोगाड्रोस मेथड। ठीक है, इसके बाद बच्चों हमारे पास एक आर्टिकल है जिसमें हम साइज ऑफ अ मॉलिक्यूल फाइंड आउट करेंगे। क्लियर? तो इस केस के अंदर बच्चों हम एग्जांपल लेंगे टू फाइंड आउट साइज ऑफ अ मॉलिक्यूल। कौन से लिक्विड का बच्चों? ऑफ ऑलिक एसिड। ठीक है, ये ऑलिक एसिड बच्चों क्या चीज है? दैट इज C17H32COOH। ठीक है, तो हमारे पास बच्चों ऑलिक एसिड क्या है? दैट इज C17H32COOH। ठीक है, तो इस केस में बच्चों हम ऑलिक एसिड का जो मॉलिक्यूल है उसका जो साइज है या उसका डायामीटर बोल दो, हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? अगर हमें डायामीटर भी पता चल गया बच्चों किसी तरीके से तो हम उसका रेडियस इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस केस में बच्चों हमारे पास 2-3 स्टेप्स हैं, तो हम क्या करते हैं? ठीक है, सो फर्स्ट स्टेप इज टेक 1 cc ऑफ ऑलिक एसिड एंड मिक्स इट with alcohol to form 25 cc of solution। तो बच्चों हमें क्या करना है? 1 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ ऑलिक एसिड ले लेना है, मतलब 1 ml ऑफ ऑलिक एसिड ले लेना है और उसको किसके अंदर मिक्स कर देना है? अल्कोहल के अंदर मिक्स कर देना है। इस तरह मिक्स करना है ताकि हमारे पास 25 ml ऑफ सोल्यूशन बन जाए। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ बच्चों, हमने जब इसको मिक्स करना है तो ये हमारा जो सोल्यूशन है इसकी क्वांटिटी कितनी हो बच्चों? दैट इज 25 ml ऑफ सोल्यूशन। क्लियर? और उसके अंदर बच्चों ऑलिक एसिड कितना लेना है हमने? 1 ml ऑफ ऑलिक एसिड। ठीक है, तो इसका मतलब कंसंट्रेशन ऑफ ऑलिक एसिड विद रिस्पेक्ट टू सॉल्यूशन कितनी हो जाएगी बच्चों? 1/25। ठीक है, तो इसके बाद बच्चों नेक्स्ट स्टेप क्या है? टेक 1 ml ऑफ दिस सॉल्यूशन formed in step number 1 and mix it with alcohol to form a solution of 20 ml। चाहे आप सीसी लिख लें बच्चों, चाहे आप उसको ml लिख लें। तो इसका मतलब क्या है? अब फर्स्ट स्टेप में जो हमारे पास ये सोल्यूशन बना, इसका बच्चों हमने क्या लेना है? 1 ml ले लेना है। 1 ml ले लेंगे तो उसको फिर बच्चों किस में मिक्स कर देना है? अल्कोहल के साथ मिक्स कर देना है। तो जब उसको मिक्स करेंगे बच्चों तो वो कितना सोल्यूशन बन जाना चाहिए? दैट इज अगेन उस सोल्यूशन को हमने 20 ml तक बना लेना है। जब इस सोल्यूशन को दूसरे सोल्यूशन को बच्चों हम 20 ml बना लेंगे, मतलब टोटल सोल्यूशन कितना हो गया बच्चों? ये दूसरे स्टेप में 20 ml ऑफ सोल्यूशन। तो इस केस में बच्चों कंसंट्रेशन ऑफ जो हमारी ऑलिक एसिड है वो कितनी हो जाएगी? इस केस में हमारी कंसंट्रेशन कितनी थी? 1 आउट ऑफ 25, मतलब 1/25। ठीक है, और उसका 1 ml ले लिया और उसको फर्दर डिल्यूट कर दिया कहाँ तक? 20 ml ऑफ सोल्यूशन तक। तो यहाँ से जो 1/25 की कंसंट्रेशन थी बच्चों वो अब कितनी बन गई? 1/500। ठीक है, सो कंसंट्रेशन ऑफ ऑलिक एसिड इज 1/500। क्लियर? मतलब
500 ml ऑफ सॉल्यूशन में हमारा ऑलिक एसिड बच्चों कितना है 1 ml। क्लियर? तो ये हमारी क्या है बच्चों तरीका है एक सॉल्यूशन बनाने का। ठीक है, और उसके बाद बच्चों क्या करना है, हमने एक कोई वेसल ले लेनी है। ठीक है, टेक अ फ्लैट वेसल। ठीक है, हमारे पास बच्चों कुछ इस तरह की फ्लैट वेसल हमने ले लेनी है। उसके बच्चों अंदर हमने क्या करना है, पानी डाल देना है। ठीक है, क्या डाल देना बच्चों, पानी डाल देना है। ठीक है, और सेकंड स्टेप में जो हमारे पास सॉल्यूशन बना है बच्चों, ठीक है, उस सॉल्यूशन की हमने एक एक बूंद करके इस वाटर के ऊपर बहुत स्लोली डालना है। ठीक है, क्या बोल रहा हूं मैं, हमारे पास एक सॉल्यूशन बन गया सेकंड स्टेप में, जिसकी कंसंट्रेशन बच्चों कितनी है 1/500। ठीक है, उस सॉल्यूशन को बच्चों हमने एक एक ड्रॉप करके इस वाटर के ऊपर डालना है। ठीक है, तो इसके साथ बच्चों क्या होगा, इसको एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। ठीक है, जैसे बच्चों ये मेरे पास तो ब्लैक बोर्ड है। ठीक है, आजकल वाइट बोर्ड भी आते हैं। अगर आपने देखा होगा जो वाइट बोर्ड का मार्कर होता है, ठीक है, उसमें बच्चों जो इंक है, मार्कर की जो इंक है, उसके अंदर दो चीजें हैं। एक तो कार्बन है, ब्लैक कार्बन है, प्लस उसमें बच्चों अल्कोहल है। ठीक है बच्चों, जब उस मार्कर से जैसे हमने सपोज कोई डॉट लगा दिया, ठीक है, तो जब हमने वाइट बोर्ड के ऊपर डॉट लगाया, किसके साथ, मार्कर के साथ, जो हम वो टेम्परेरी वाला जो मार्कर आता है वाइट, ठीक है, बोर्ड के लिए जो हम यूज करते हैं, तो उस बच्चों इंक के अंदर दो चीजें हैं, ब्लैक कार्बन और अल्कोहल। ठीक है, जैसे सपोज हमने कोई डॉट लगा दिया यहाँ पे, तो क्या होगा, इसका मतलब उस इंक के अंदर ब्लैक कार्बन था वो भी इस डॉट के अंदर प्रेजेंट है, जो अल्कोहल उसके अंदर था इंक के अंदर वो भी इसके ऊपर लग गया। ठीक है, और आफ्टर सम टाइम क्या होगा बच्चों, जो अल्कोहल है उसकी क्या प्रॉपर्टी है, वो तो इवेपोरेट कर जाएगा। क्लियर? तो पीछे जो व्हाइट बोर्ड है उसके ऊपर क्या रह जाएगा, सिर्फ और सिर्फ ब्लैक कार्बन रह जाएगा। ठीक है, जिसको आप अपने हाथ से या कपड़े से आसानी से साफ कर देते हो। ठीक है, तो वो जो पीछे ब्लैक कार्बन है उसकी एक बहुत पतली सी लेयर वहां पे बन जाएगी। क्लियर? तो सिमिलरली बच्चों हमने यहाँ पे क्या करना है, हमारे पास जो लिक्विड यहाँ पे सोल्यूशन बना है, उस सोल्यूशन के अंदर हमारे पास दो चीजें हैं। एक तो बच्चों सोल्यूशन के अंदर बच्चों हमारे पास क्या है, मैं लिख देता हूं, सोल्यूशन कंटेन्स, एक तो बच्चों उसमें हमारे पास क्या है, ऑलिक एसिड है, दूसरा उसमें क्या है, अल्कोहल है। ठीक है, तो हमने क्या करना है, ड्रॉप वाइज उस सॉल्यूशन की ड्रॉप्स को इस वाटर की सरफेस के ऊपर गिराना है। ठीक है, सो इस तरह जब हम गिराएंगे, लेट द वॉल्यूम ऑफ ईच ड्रॉप इज V। जो हमने बच्चों उस वॉल्यूम जो ड्रॉप्स हम गिरा रहे हैं, उस हर एक जो ड्रॉप का वॉल्यूम कितना है बच्चों, V है। आप सोचोगे हम उसका वॉल्यूम कैसे कैलकुलेट करेंगे। सपोज बच्चों हम क्या करें, हमारे पास कुछ इस तरह के इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं जिससे हम ड्रॉप्स उसमें गिरा सकते हैं। हमने उसके अंदर सपोज 2 ml ले लिया, 2 ml से सपोज हमारे पास उसमें से 20 ड्रॉप्स बन गई, तो इसका मतलब ये हुआ 20 ड्रॉप्स का जो वॉल्यूम कितना है बच्चों, 2 ml, तो एक ड्रॉप का वॉल्यूम उससे अकॉर्डिंगली हम निकाल लेंगे। ठीक है, तो वो ये सिंपल मेथड्स हमें अवेलेबल हैं। तो हमने क्या किया, इसकी बच्चों ड्रॉप्स कितनी गिराई, लेट द नंबर ऑफ ड्रॉप्स आर, लेट द नंबर ऑफ ड्रॉप्स आर n। तो मैं क्या ले रहा हूं बच्चों, मैंने यहां पे n ड्रॉप्स ईच ऑफ वॉल्यूम V इस वाटर की सरफेस के ऊपर गिरा दी। किसकी गिराई है बच्चों, सॉल्यूशन की। सॉल्यूशन में क्या चीज प्रेजेंट है,
ऑलिक एसिड प्रेजेंट है और अल्कोहल प्रेजेंट है। ठीक है, जैसे मैंने वाइटनर जो हमारे पास मार्कर आता है उसकी मैंने एग्जांपल दी थी, जैसे ही हम उस वाइट बोर्ड का जो हमारे पास मार्कर है उससे हम एक डॉट लगाएंगे बच्चों वाइट बोर्ड के ऊपर, तो उसकी इंक बोर्ड के ऊपर लग जाएगी। जैसे ही बोर्ड के ऊपर इंक लगी, इसका मतलब अल्कोहल भी लग गया इंक बोर्ड के ऊपर और ब्लैक कार्बन भी लग गया। तो सिमिलरली जब ये ड्रॉप्स इस वाटर की सरफेस के ऊपर गिरेंगी तो इसका मतलब ऑलिक एसिड भी गिर गया और अल्कोहल भी गिर गया। कहाँ पे? वाटर की सरफेस के ऊपर। और अल्कोहल की बच्चों नेचर किस तरह की है? दैट इज वोलाटाइल। ठीक है, जैसे ही अल्कोहल नीचे आएगा और थोड़े टाइम बाद वो क्या हो जाएगा बच्चों? इवेपोरेट हो जाएगा। जैसे व्हाइट बोर्ड के केस में वो अल्कोहल इवेपोरेट हो गया था। ठीक है, तो पीछे जैसे व्हाइट बोर्ड के केस में मैंने एग्जांपल दिया आपको, तो पीछे क्या बच गया था? ब्लैक कार्बन। तो इस केस में बच्चों हमारे पास पीछे क्या बच जाएगा? पीछे इसके ऊपर एक क्या बन जाएगी? फाइन लेयर बन जाएगी। किसकी बच्चों फाइन लेयर? फाइन लेयर ऑफ एसिड। तो इस वाटर की सरफेस के ऊपर एक बहुत पतली फाइन लेयर ऑफ ऑलिक एसिड बन जाएगी। ठीक है, तो अगर बच्चों मैं इसके अंदर देखूं तो मैंने n ड्रॉप्स गिरा दी ईच ऑफ वॉल्यूम V, तो इसमें मैंने टोटल कितना सोल्यूशन गिरा दिया? टोटल वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन कितना होगा? दैट इज n इंटू वी। एक ड्रॉप का वॉल्यूम बच्चों कितना है? V, और टोटल नंबर ऑफ ड्रॉप्स हमारे पास कितनी है? n। तो टोटल वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन द फॉर्म ऑफ ड्रॉप्स, ऐसे लिख लो, इन द फॉर्म ऑफ ड्रॉप्स कितना है बच्चों? दैट इज n इंटू वी। और इस सोल्यूशन में जो ड्रॉप्स मैंने यहाँ पे गिराई हैं बच्चों, उसमें मेरा ऑलिक एसिड कितना है? वॉल्यूम ऑफ ऑलिक एसिड इन n ड्रॉप्स, वो कितना होगा बच्चों? कंसंट्रेशन कितनी है सोल्यूशन में ऑलिक एसिड की? 1/50, 1/500 सॉरी। ठीक है, तो इसका मतलब अगर ये मेरा टोटल वॉल्यूम है सोल्यूशन का, तो इसमें ऑलिक एसिड कितना होगा बच्चों? NV इंटू 1/500। क्लियर? तो इसका मतलब ऑलिक एसिड उसमें कितना प्रेजेंट है बच्चों? NV डिवाइडेड बाय 500। तो अब क्या होगा बच्चों? जब हमने n ड्रॉप्स वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन गिरा दी, तो यहाँ पे थोड़े टाइम बाद जो अल्कोहल है बच्चों वो तो इवेपोरेट हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो पीछे हमारे पास क्या बच जाएगी? एक फाइन लेयर ऑफ ऑलिक एसिड बच जाएगी। ठीक है, अगर हम बड़े ध्यान से उसका एरिया कैलकुलेट कर ले, लेट कैपिटल A इज द एरिया ऑफ फाइन लेयर ऑफ ऑलिक एसिड। ठीक है, एंड T इज द थिकनेस ऑफ लेयर। तो बच्चों हम क्या सपोज कर रहे हैं? कैपिटल A हमने क्या ले लिया? एरिया ऑफ द ऑलिक एसिड लेयर, एंड उसकी जैसे मैंने बोला व्हाइट बोर्ड के ऊपर ब्लैक कार्बन की एक बहुत पतली सी फाइन लेयर होगी, उसकी T थिकनेस होगी, सपोज उसकी कुछ ना कुछ थिकनेस तो होगी ना। तो वैसे ही हमने सपोज कर लिया जो ऑलिक एसिड की यहाँ पे एक लेयर बनेगी, उसकी थिकनेस बच्चों हमने ले ली T। ठीक है, तो इसका मतलब ये बेसिकली लेयर किसकी है बच्चों? ऑलिक एसिड की है। तो इसका वॉल्यूम कितना होगा? अकॉर्डिंग टू दीज टू पैरामीटर्स, वॉल्यूम ऑफ ऑलिक एसिड लेयर इज हाउ मच? A इंटू टी। क्लियर? और ये भी बच्चों हमारा क्या है? टोटल ऑलिक एसिड फ्रॉम द n ड्रॉप्स। ये जो लेयर बनी है बच्चों कहाँ से बनी है? ड्रॉप्स के अंदर जो ऑलिक एसिड है उनसे ही बनी है। इसका मतलब वॉल्यूम फ्रॉम द ड्रॉप्स इज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ द ऑलिक एसिड इन द फॉर्म ऑफ लेयर। क्लियर? मतलब अगर मैं इसको बच्चों 1 ले लूं और इसको मैं 2 ले लूं, तो इसका मतलब हुआ फ्रॉम 1 and 2 I can compare the volume of olic acid from the drops as well as from the layers। तो इसका फॉर्मूलेशन क्या बना? A into T is what? NV by 500। ठीक है,
n बच्चों क्या है, ड्रॉप्स का नंबर है, ड्रॉप्स हमने गिराई हैं तो हमें n की वैल्यू पता होगी। v क्या है बच्चों, वॉल्यूम ऑफ वन ड्रॉप है, वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। 500 एक कांस्टेंट पैरामीटर है, ठीक है। a अगर हम बड़े ध्यान से उसका कैलकुलेट कर लें, एरिया ऑफ द लेयर हम कैलकुलेट कर लें, तो उसकी बच्चों t क्या होगी, थिकनेस क्या होगी लेयर की, दैट इज NV/500 इंटू ए। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब जो हमारे पास लेयर बनेगी बच्चों, उसकी थिकनेस कितनी होगी, NV/500 इंटू ए, ठीक है। तो अगर बच्चों हमारे पास वहां पे बहुत पतली फाइन लेयर ऑफ ऑलिक एसिड आ रही है, तो वो इतनी पतली हो, थिकनेस ऑफ लेयर ऑफ किसकी बच्चों, ऑलिक एसिड is very small and it is in the order of size of molecule of oleic acid। ये इतनी बारीक है बच्चों लेयर, इतनी पतली है कि उसका जो साइज है वो किसके कंपेरेबल है, साइज ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ ऑलिक एसिड, ठीक है। इसका मतलब जो लेयर का थिकनेस है दैट इज द साइज ऑफ द मॉलिक्यूल, साइज मतलब उसका डायामीटर। तो इसका मतलब बच्चों अगर हम टी कैलकुलेट कर ले तो हम उसका डायामीटर कैलकुलेट कर सकते हैं, डायामीटर आ गया तो बच्चों उसका रेडियस भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस तरह बच्चों हम साइज ऑफ द मॉलिक्यूल ऑफ अ लिक्विड फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। सो ये हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट मेथड थे बच्चों। तो अगर बच्चों आपको मेरे लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, ठीक है, और प्लीज़ शेयर माय वीडियोस, ठीक है। थैंक यू।